बच्चों के लिए, निराश्रित हो चुके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हम बना चुके हैं। और यही नहीं बना रहे हैं, कैंपस जो हम बनाने जा रहे हैं, अभी सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। 8वीं तक थे, गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती थी, 12वीं तक की बच्चियां उसी कैंपस में पढ़ेंगी। सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिया है, ये भी वहां पे उपलब्ध कराई गई। और 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं, 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता, पांडे जी आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए, छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अधियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमने संतृप्त करने का काम किया। आज जो विद्यालय देखने लायक हैं उनमें फर्श है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, बिजली या सोलर पैनल लगाए गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है और उन बच्चों के लिए बैठने की भी व्यवस्था की गई है। खेल के मैदान भी बनाए, कुछ जगहों खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। ये बेसिक शिक्षा की पहली व्यवस्था। फिर उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था, हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स यानी जूता, मोजा, स्वेटर, यह भी सरकार ने उपलब्ध करवाया। हम लोग जब बनाते थे इन सभी में कुल 1,000 रुपया खर्च होता था, छोटे बच्चे थे, और हम 1,200 रुपये डीबीटी के माध्यम से उन परिवारों को आज उपलब्ध करवा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हम भी बैठक लेकर के अभिभावकों को भी और उन शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार करें? आपने देखा होगा, मैं एक दिन एक चैनल को देख रहा था और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग चल रही थी शिक्षा की, उसको लेकर के वो दिखा रहे थे जब स्कूल पेयरिंग के बाद, स्कूल मर्जर की बात आ रही थी, उस समय उन्होंने दिखाया एक विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, छात्र नहीं है, और एक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकार के आह्वान पर गांव के ही लोगों ने पर्याप्त मात्रा में क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर और क्लासरूम भी एसी बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में सुल्तानपुर का ही वो विद्यालय है, सुल्तानपुर, जनपद सुल्तानपुर का भी है और वाराणसी के भी हैं, गोरखपुर के भी हैं, अन्य तमाम जनपदों में बनाए गए हैं। इसी प्रदेशवासियों ने बनाए हैं, जनप्रतिनिधियों ने रुचि लेकर के भी बनाए हैं। 17 के पहले तो ऐसा नहीं था, 17 के बाद हुआ है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं?
क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। पांडे जी देखिए, आप लोग यही करते थे जी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। यह मत पढ़ाइए, अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो अयोध्या में देखने को मिल रही है आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है आपको इससे भी पीड़ा होगी, जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। 17 से अब तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के पास 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। अगर मैं इसको 2000 से 2017 के बीच की तुलना करूं, यानी 1996 से 2017 के बीच की बात तुलना करूं, तो उससे यह 72,000 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया गया है गन्ना किसानों को। केवल 8 वर्ष में, 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप किए हैं, उससे 72,000 करोड़ रुपए का अधिक गन्ना मूल्य केवल 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है, 6 पुनः संचालित हुई हैं, 38 की क्षमता विस्तार हुआ है और इसके माध्यम से 1,25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। इथेनॉल उत्पादन 2016-17 में केवल 42 करोड़ लीटर था, आज यह बढ़कर के 177 करोड़ लीटर हुआ है, जो देश में नंबर 1 पर है। औद्यानिक फसलें भी, जो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाता है। आलू उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश 40.7% का शेयर उत्तर प्रदेश का है। केला उत्पादन में 18.8% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। सब्जी उत्पादन में 19.3% का योगदान उत्तर प्रदेश का है और अन्य औद्यानिक फसलें में 16.3% का है। और कृषि विविधीकरण में भी विभिन्न फसलों के साथ सब्जी, फल और सब्जी की खेती करने में देश में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड
का गठन भी हमने यहाँ से खाद्यान्न को निर्यात करने के लिए प्रदेश देश के अंदर एक व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रमुख फसलों में जी औसत उत्पादन का जो वृद्धि दर है वो 42.8% है, जबकि इससे पहले 16-17 के पहले यह जो योगदान था ये मात्र 8.7% ही था। अब दलहन और तिलहन को आप देखें, दलहन और तिलहन में भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तिलहन उत्पादन 29.2 लाख मीट्रिक टन, आज यह लगभग 7% तक यूपी पहुंचा है राष्ट्रीय योगदान में, लेकिन 16-17 तक यह था मात्र 3.3% का योगदान था। तिलहन उत्पादन में 8 वर्षों में 46.6% की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने 35.6 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय योगदान जो इसमें का उत्पादन किया, जिसमें राष्ट्रीय योगदान 14.1%। 2016-17 की तुलना में अगर आप देखें तो 2016-17 तक ये केवल 9.1% था, तो 9.1% से बढ़कर के हम आज 14.1% तक पहुंचे हैं। और दलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने 8 वर्षों में 46% की वृद्धि की है। गन्ना और चीनी उद्योग के बारे में, गन्ना उत्पादन आज 2453.5 लाख मीट्रिक टन, यानी अगर राष्ट्रीय योगदान में हम देखेंगे तो देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। देश में नंबर 1 पर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश है। पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी आया है आपके सामने, पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास दर प्रदेश में 14% से अधिक था, ये डबल डिजिट में गया है। आपके समय में सिंगल डिजिट में कृषि की विकास दर थी, और याद रखना ये भी राष्ट्रीय औसत से एक बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि किसी के पास है तो वह उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे उर्वरा भूमि किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय योगदान आज बढ़कर के हमारा जो राष्ट्रीय पहले सीमित जो स्थिति थी आज वो बढ़कर के लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए, जबकि देश के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश के पास उसका शेयर केवल 10% है। जनसंख्या 16% है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है उस असीम कृपा का परिणाम हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का इसमें योगदान देश के अंदर 21% तक पहुंचा है। योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए वे पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है,
लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। स्टेट एक्साइज 52 यानी 12,000 से बढ़कर के यह 60,000 तक पहुंचने जा रही है। और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का सुधार हुआ है। प्रदेश फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा प्रदेश को हासिल हुआ है और पिछले 5 वर्षों में यूपी अब बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। अब यूपी डिजिटल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जो 2017-18 में 15 यानी 16-17 तक तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 16-17-18 में हमारा जो डिजिटल लेन देन केवल 122 करोड़ का था, आज बढ़कर के यह लगभग 1400 करोड़ तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश ने आज जो हमारी जीएसडीपी है, यह जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश की 16-17 में लगभग 13 लाख करोड़ की थी, आज यह बढ़कर के इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर के लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रही है। कोई तुलना है? 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 13 लाख करोड़ की, और 2017 से लेकर के 25-26 तक हम इसे 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जीडीपी में योगदान जो केवल 8% रह गया था, 50 के दशक में जो 14% था, 2016-17 में रहकर केवल 8% रह गया था, आज इसे हम 9.5% तक पहुंचाने में फिर सफल हुए हैं। चार वर्ष पिछले उत्तर प्रदेश की विकास दर, कोविड जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के बावजूद आर्थिक विकास दर उत्तर प्रदेश की आज नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में चल रही है। 15.9% की विकास दर के साथ उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। और मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है जो वह 2 लाख करोड़ की है, उत्तर प्रदेश 1,20,000 तक पहुंच चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, और इसीलिए जो हमारा एक्सपोर्ट था 84,000 करोड़ से बढ़कर के 1,86,000 करोड़ पार कर रहा है, और बजट 3-3.25 लाख करोड़ से बढ़कर के 8,08,000 करोड़ इस वर्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था विक्टोरिया के, और भी रानी विक्टोरिया के,
तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, विजन और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंघम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। महोदय, एमएसएमई के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, परिणाम क्या थे? औद्योगिक ऋण। देखिए, सीडी और इश्यू सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, औद्योगिक ऋण जो पहले हमने वितरित किया 2017 में 3,54,000 करोड़ रुपए इन औद्योगिक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।